टीम जोहार। आदरणीय अध्यक्ष जी और सम्मानित मंच के बहुत सारे लोग हैं, तो मैं सबका नाम अलग अलग नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा समय बचेगा। जिस मुश्किल वक्त में ये जुटान रखा गया है, वो केवल बिहार के लिए मुश्किल वक्त नहीं है, ये केवल भारत के लिए मुश्किल वक्त नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल वक्त है। और जिन सवालों से हम जूझ रहे हैं, आप जूझ रहे हैं, दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग जूझ रहे हैं, या हरियाणा के लोग जूझ रहे हैं, मोटे तौर पर उन्हीं सवालों से अमेरिका के लोग भी जूझ रहे हैं, फ्रांस के लोग भी जूझ रहे हैं, जर्मनी के लोग भी जूझ रहे हैं। तो वो सवाल कौन से हैं? जिन सवालों से लड़ने के लिए, टकराने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ रही है, और कितने भी लोग जुट जाएं, महसूस होता है कि कुछ लोग कम रह गए। मैं पिछले 5-7 साल से देख रहा हूं कि हर बार लगता है कि ये वाली लड़ाई जो है वो निर्णायक बदलाव की होगी, और जब निर्णय आता है तो लगता है पीछे रह गए। और एक ऐसी स्थिति बनती है कि एक कदम आगे और 2 कदम पीछे वाली। तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं? क्या यह मान लेना चाहिए कि हमारी कोशिशों में वो ईमानदारी नहीं है जो किसी भी निर्णायक बदलाव के लिए होनी चाहिए? क्या यह मान लेना चाहिए कि हम अपने सवालों को चुनने में कोई गलती कर रहे हैं, या जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं उस रास्ते को समझने में कोई गलती कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इन सारे प्रयोगों से होकर गुजरती है, और मैं इसको गलती मानने को तैयार नहीं हूं, मैं इसको प्रयोग कहूंगा। एक लोकतंत्र में बहुत सारे प्रयोग होते हैं, दक्षिण पंथ भी एक प्रयोग है, और उस प्रयोग के हाहाकारी हो जाने का समय हम देख रहे हैं। लेकिन यह प्रयोग सफल रहा। आज से 10 साल पहले हम मानने को तैयार नहीं थे कि इस तरह का कोई प्रयोग भारत में चल सकता है, और इसलिए हमारी तैयारी इस तरह के प्रयोग से लड़ने की कहीं थी नहीं। हम दूर दूर तक नहीं समझ पा रहे थे कि आजादी के 70-75 साल बाद हम संविधान को बचाने की एक लड़ाई छेड़ेंगे, और हमको अचानक से लगने लगेगा कि संविधान खतरे में आ गया है। लेकिन ये आ गया है, और हमको यह मानना पड़ रहा है कि संविधान खतरे में है, और इस देश के बच्चे बच्चे को पता है कि संविधान खतरे में है। तो ये जो ताकत उन लोगों को हासिल हुई है जिनकी वजह से संविधान खतरे में आया है, वो ताकत उनको कहां से मिली? निश्चित तौर पर वो ताकत हमसे और आपसे मिली, हमारी और आपकी भूलों से मिली, या चुनौतियों को न समझ पाने की मासूमियत से मिली। तो अब यहां से आगे का रास्ता क्या हो? और मैं बात शुरू करना, क्योंकि खतरा कितना बड़ा है इसको समझने के लिए मैं आपको 22 जनवरी की एक घटना की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। 20 जनवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होता है, और 22 जनवरी तक वो 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करते हैं, 3 कार्यकारी आदेश पर साइन करते हैं। और जो तीसरा कार्यकारी आदेश है वो है ऑर्डर नंबर 11246, उसको रद्द करने का आदेश। तो ऑर्डर नंबर 11246 क्या है? ये 1964 का एक आदेश था
जिसको अमेरिका के इतिहास पर, पूरी दुनिया के इतिहास में सिविल राइट्स एक्ट कहते हैं। और वहां एक प्रेसिडेंट हुए लिंडन जॉनसन। लिंडन जॉनसन ने यह कार्यकारी आदेश 1964 में साइन किया था। और वो कहता क्या है? वो कहता है फॉरबिडिंग एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, color, religion and national origin by organizations receiving federal contracting and required federal contractors to set up detailed affirmative action program to make sure that was the case that are monitored by the federal government. डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला आदेश साइन किया, कार्यकारी आदेश, पहले दिन, उसमें पहला आदेश यह था, इस मुल्क से हम किसी भी तरीके के आरक्षण को जड़ से समाप्त करते हैं। आपको लगता होगा कि अमेरिका एक मुक्त समाज है, वहां अफर्मेटिव एक्शन की कोई बात नहीं होती होगी, वहां सारे लोग बराबर हो गए। यह डोनाल्ड ट्रंप ने जो साइन किया जिस आदेश को रद्द करने का, आपको हैरानी होगी इस बात पर कि ये लिंडन जॉनसन ने तब साइन किया था जब वो 6 महीने बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा करने वाले थे और वहां एक आंदोलन चल रहा था इक्वल राइट्स के। और ये जो कार्यकारी आदेश था, इसको DEI कहते हैं, मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी। इन सबको जड़ से खत्म करने के नाम पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता आई है कि हम किसी भी तरीके की बराबरी के हिमायती नहीं है। तो दुनिया का सबसे ताकतवर नेता खुलेआम डंके की चोट पर कह रहा है कि हमको बराबरी की कोई जरूरत नहीं है, हमको संविधान की कोई जरूरत नहीं है, हमको ऐसे किसी नियम कानून ढकोसने की जरूरत नहीं है जो आदमी और आदमी को बराबर कर दे। आदमी और आदमी का बराबर होना वो कहता है कि पागलपन है। और वहीं से हमारे महामानव को सबक मिला है कि आदमी और आदमी का बराबर हो जाना दुनिया के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, इस व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। यह बात केवल बिहार की नहीं है, यह बात केवल बंगाल की नहीं है, यह बात केवल दिल्ली की। और यह उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि वो लोग जो सफेद कमीजों में, ऊंची अट्टालिकाओं में बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं और उनको लगता है कि सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, तो ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। एक फरमान ऊपर से नीचे तक चला है कि इस दुनिया को अमीरों के द्वारा अमीरों के लिए बनाया जाना है और गरीब लोग, शोषित लोग, वंचित लोग केवल छोटी नौकरियां करेंगी और अगर मैं और क्रूड शब्द में कहूं तो केवल गुलामी करेंगे। तो ये आया क्यों? जब मैं समझने की कोशिश करता हूं कि ये आया क्यों, ये इतनी इनइक्वालिटी, इतनी गैर बराबरी कहां से आई, तो मुझे कुंभ के मेले की तरफ झांकना पड़ता है। और कुंभ के मेले में ये दुनिया के इतिहास का एक केस स्टडी है, यह अध्ययन की चीज है कि आज 1 महीने बाद भी किसी को नहीं पता है कि कुंभ के मेले में वाकई कितने लोगों को मारा गया है। और आपको लगता होगा कि ये भक्तिपूर्ण हत्याकांड था, आपको लगता होगा कि ये किसी सरकार की नाकामी है या किसी व्यवस्था, किसी पुलिस फोर्स की नाकामी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सिस्टमेटिक पॉलिटिकल मर्डर है। इस देश की राजनीति में मिलकर इतने सारे लोगों को मारा है और वो मौतें इसलिए हुई हैं, जिस दिन भी आंकड़ा सामने आएगा उस दिन बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा जाए। मेरे जैसा लेमैन आदमी भी ये सोचता है कि क्या इस देश में इतनी सारी पॉलिटिकल शक्तियों, इतने सारी पॉलिटिकल पार्टियों, उनके नेताओं, जमघट, ताकत, ये सब मिलकर भी इस देश की जनता को ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हम बताएंगे इस देश को कि कुंभ में कितने लोगों की मौत हुई है। ये बड़ा
केवल एक टेलीफोन नंबर जारी कर दीजिए, कहीं एक कुंभ में जाकर कैंप लगा दीजिए कि आपके घर से कोई खोया है, कोई मरा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो आप हमको बताइए, और यह घपला पकड़ा जा सकता है। लेकिन यह नहीं हुआ। हम बड़ी बड़ी बातें कर जरूर रहे हैं, लेकिन हम छोटी छोटी कोशिशें नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि कुछ कीजिए, यह बहुत जरूरी है और यह पॉलिटिकल काम है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि अभी भी एक सामूहिक पॉलिटिकल विल उस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लक्ष्य लेकर नहीं चलना चाहता है, या फिर उसको यह विश्वास नहीं है कि हम वाकई इस ढांचे को बदल देंगे। तो जब तक यह इरादा नहीं होगा कि हम इस ढांचे को बदल देंगे, तब तक यह ढांचा बदलने की शुरुआत भी नहीं हो सकती है। आप देखिए, गौर कीजिए, इस देश में डेमोक्रेसी का क्षरण देखिए, लोकतंत्र का अवमूल्यन देखिए, और बाबाडम का विकास देखिए। जैसे जैसे लोकतंत्र की ढलान शुरू हुई है और वो नीचे गिरती चली गई है, बाबागिरी वैसे ही विकास पाता चला गया। पिछले 15 वर्षों में, 20 वर्षों में इतने बाबा आ गए हैं कि जनता कंफ्यूज्ड है कि वो किस बाबा को सही माने। और हर बाबा का आप इस बात पर हैरान, मुझे अभी भी याद है पार्लियामेंट में वो भाषण शरद यादव का, और उन्होंने कहा था कि बाबाओं का काम संसद चलाना नहीं है, बाबाओं का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, बाबाओं का काम नियम कानून बनाना नहीं है, यह खांटी तौर पर पॉलिटिशियंस का काम है, संसद को बख्श दीजिए। और आज का सच क्या है? आज का सच यह है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन उन बाबाओं के पैरों में जाकर गिरे हुए हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां नतमस्तक हैं और हत्यारे, लुटेरों, दंगाइयों, बलात्कारियों के पैरों में पड़ी हुई हैं। उनको कभी फरलों पर छोड़ा जाता है, कभी जमानत पर छोड़ा जाता है, कभी किसी तरीके से हर चुनाव के पहले बाहर निकाला जाता है। तो जो कहने का आशय है वो ये है कि जब तक हम घाल मेल करते रहेंगे, जब तक हम समझेंगे नहीं, और मेरे भाई, मेरी माओ, बुजुर्गों, मेरी बहनों, ये तो तय करना ही पड़ेगा कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। वो समय हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं जब बीच के रास्ते पर चलकर हम किसी मंजिल की खोज कर सकते थे और कम से कम इसकी उम्मीद पाल सकते थे। यह उम्मीद टूटेगी और बार बार टूटेगी, और यह किसके खिलाफ जाएगा, मैं इसकी भी बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह लड़ाई किस बात की लड़ाई है, यह संविधान पर खतरा अचानक कैसे आया, और क्या हम इसके बारे में आगे सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, और यह किसी एक पार्टी, किसी एक समूह, किसी एक जातीय वर्ग, किसी एक चेतनाधारी समाज की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को सामूहिकता में देखना पड़ेगा और सामूहिकता में ही लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं देख रहा हूं अपने आसपास के लोगों को और बनते हुए समाज को, तो कोशिश करता हूं समझने की कि वो किस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सत्ता, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, संघ की सत्ता, दक्षिणपंथी राजनीति से जुड़े हुए लोग, सब लोग मिलकर किस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ तो है उनके पास, सत्ता उनके पास है, ताकत उनके पास है, पैसा उनके पास है, तकनीक उनके पास है, सच को झूठ, झूठ को सच बनाने की ताकत उनके पास है। तो वो किस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे सिर्फ एक जवाब मिलता है, वो शोषण युक्त समाज की व्यवस्था को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको दिक्कत हुई है कि फटे जूते चलने वाले हमसे बराबरी की बात करते हैं। उनको दिक्कत हुई है कि मरी हुई गाय उठाने वाले लोग हमसे बराबरी की बात करते हैं। उनको दिक्कत हुई है कि हजामत करने वाले लोग हमसे
हमसे बराबरी की बात करते हैं। उनको दिक्कत हुई है कि झूठे बर्तन धुलने वाले लोग हमसे बराबरी की बात करते हैं, और इसलिए वो पूरी ताकत के साथ उस व्यवस्था को फिर से बनाना चाहते हैं, फिर से बहाल करना चाहते हैं, फिर से हासिल करना चाहते हैं, और तब जाकर बनेगा उनका विकसित भारत। जिस दिन से बराबरी की मांग तेज हुई है, जिस दिन से सामाजिक न्याय का आंदोलन मुखर हुआ है, जिस दिन से गांव के बच्चे बच्चियां बाहर निकलना शुरू हुए हैं, उस दिन से बहुत जरूरत महसूस हो रही है विकसित भारत बनाने की। एक ऐसा भारत जिसमें भ्रष्टाचार सदाचार हो, एक ऐसा भारत जहां बराबरी सबसे बड़ा अपराध हो और बराबरी की मांग उससे भी बड़ा अपराध है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समग्रता में चीजों को देखना होगा। अभी जनवरी की बात है, गुजरात की घटना है। जनवरी में क्या हुआ, वहां की एक कॉलोनी है सलाबतपुरा। सलाबतपुरा में एक हिंदू महिला ने कहा कि मैं अपना घर बेचना चाहती हूं। उसने एक मुस्लिम के साथ सौदा किया और मुस्लिम के साथ सौदा करके बयाना लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक से अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चला कि एक हिंदू मुसलमान को घर बेच के जाना चाहती है। वो पहुंचे कलेक्टर के पास और कलेक्टर ने आओ देखा न ताव वहां जाकर डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगा दिया, मतलब अशांत क्षेत्र अधिनियम। इस अधिनियम के तहत एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपनी मर्जी से संपत्ति नहीं बेच सकता। उसे सरकार ने जब्त कर लिया, सील कर दिया, नहीं बेच सकते आप। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। तो ये जो पूरा कानून बनाया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है या उनकी दिलचस्पी है यह जानने में, या उनको ऐसा लगता है कि इस खतरे की जद में आज नहीं तो कल हम भी आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं लगता है? ये छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ा आकार क्यों नहीं ले पा रही हैं? बड़े बड़े समूहों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? तो मेरी समझ में जो आता है वो ये आता है कि ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने शिक्षा के महत्व को समझने से इनकार कर दिया। उनको लगता था कि बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट इतना काफी होगा। हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर जरूर रहे हैं, लेकिन यहीं से कुछ दूर पर एक शहर है गया। गया से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है नियाजिलपुर। वहां 300-350 मांझियों की बस्ती है। आपको इस बात से हैरानी होगी कि उस बस्ती से एक भी बच्चा 10वीं पास नहीं है। मंत्री नहीं है। कभी 70-72 के दशक में एक आदमी हुआ था जो लगातार कोशिश कर रहा है कि कुछ हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये लड़ाइयां आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? ये लड़ाइयां आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही हैं कि लड़ाइयों की अहमियत को समझने वाले लोग हमने समय से पैदा नहीं किया। हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हर घर से एक बच्चा कम से कम बाहर जरूर पढ़ने के लिए निकले। हर घर से कम एक लड़की अपने जिले से बाहर निकले पढ़ने के लिए, अपने गांव से बाहर निकले, बाहर के समूहों से मिले। जिस दिन तक हम शिक्षा की अहमियत को दरकिनार करते रहेंगे, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में उस दिन सबसे बड़ा घोटाला हुआ, उस दिन संविधान को खत्म करने की नींव पड़ी, उस दिन लोकतंत्र को खत्म करने की नींव पड़ी, उस दिन बराबरी को खत्म करने की नींव पड़ी, जिस दिन इस देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के दरवाजे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोले गए। इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है शिक्षा का निजीकरण। इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है प्राइवेट शिक्षा का हमारे घरों में घुस जाना। इस सरकार से हमको अभी भी समय है, इस गारंटी की मांग करनी पड़ेगी कि या तो उच्च शिक्षा संस्थानों और किसी भी तरीके के शिक्षा संस्थानों में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है
अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है तो उसकी फीस सरकार को भरनी पड़ेगी, चाहे वो फीस जितनी भी हो, और नहीं तो इस देश में उच्च शिक्षा संस्थाओं से प्राइवेटाइजेशन को खत्म करना पड़ेगा। ये हम नहीं लड़ेंगे लड़ाई तो हमारी आने वाली नस्लों को लड़नी पड़ेगी, हमारी बेटियों को लड़नी पड़ेगी। और यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस दिन तक शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं भेजेंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि लड़ाई जानी कहां चाहिए, और हम यही मातम मनाते रह जाएंगे कि इस लड़ाई को लोग समझ क्यों नहीं रहे। इस लड़ाई को समझने के लिए जरूरी है कि हम उस दौर को समझें, क्योंकि अभी 6 महीने पुरानी बात है, 6 महीने पुरानी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जेलों में जातियों के आधार पर काम नहीं कर सकते, काम नहीं बांट सकते। रतन जी, मुझे हैरानी हुई कि क्या सचमुच में पिछले 75-80 साल से जेलों में जातियों के आधार पर काम हो रहा है? मतलब अगर कोई मेहतर जाति का है तो वो पखाना साफ कर रहा है, कोई ब्राह्मण है तो वो पूजा करवा रहा है, कोई अगर राजपूत है तो वो तलवार बांधना सिखा रहा है। क्या ऐसे काम हो रहा है? लेकिन ऐसे हो रहा है, और ये इस देश का सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि नहीं करवा सकते। अब जाकर उसको रोकने की उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि हमको पता ही नहीं था ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी लड़ाई समझौता परस्ती से जूझ रही है, और चूंकि हम सब लगभग एक तरह से सोचने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौर से मुल्क को कैसे बाहर निकाला जाए और किस तरीके से एक नई राह बने जो सबके लिए सम्मानजनक हो। तो इसलिए आखिर में जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि ये किसी एक हुकूमत से लड़ाई का मसला नहीं है, ये किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सत्ता से हटाने का मसला नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई है। यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। और जो एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस दुनिया को औरतों के हवाले करने का वक्त है। इस दुनिया में जितनी भी खराब चीजें हैं, युद्ध है, अशांति है, गंदी हवा है, नफरत है, घृणा है, इन सब के जिम्मेदार केवल और केवल मर्द हैं। और इस दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं, साफ पानी है, हरियाली है, प्रेम है, जिंदा रहने की तलब है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ औरतें आगे बढ़कर आई हैं। तो हम पहले ही बहुत देर हो चुके हैं। समय है कि हम औरतों की भागीदारी बढ़ाएं, न केवल ऐसे मंचों पर, न केवल समाजों में, न केवल उनको ज्यादा अधिकार से लैस करें, न केवल उन पर ज्यादा भरोसा करें, बल्कि हम मानसिक रूप से तैयारी करें कि इस दुनिया को जिस रोज केवल और केवल औरतें चलाएंगी, जरा सोच कर देखिए ये दुनिया कैसी होगी। जर्मनी का उदाहरण हमारे सामने है। मैं ये अपील करके जा रहा हूं कि अपने घरों की औरतों को, बेटियों को बाहर निकलने दीजिए, उन पर भरोसा कीजिए और सोचिए कि जब वो समाज के नियम कायदे तय करेंगे तो ये समाज कैसा होगा। इनकलाब जिंदाबाद।